अच्छा, लास्ट टाइम हमने लेक्चर में ना डिस्क्राइब पैसिव कंपोनेंट्स एंड सोर्सेज की बात की थी ना, जिसको अगर हम समराइज़ करें तो हमने बेसिक्स पैसिव कंपोनेंट्स की देखी थी, इसके अंदर कैपेसिटर और इंडक्टर था, और उसके बाद फिर उनकी डायनामिक इक्वेशंस हमने स्टडी की थी, फिर उसके यूनिट्स थे, टाइप्स थी, एप्लीकेशंस थी हमने, फिर उसके बाद सिंबल्स थे हमारे, उसके बाद फिर हमने कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखी थी कि कैपेसिटर इंडक्टर कहाँ यूज़ होते हैं, और फिर उसके बाद हमने देखा था सीरीज़ पैरेलल कनेक्शंस जो है ना पैसिव कंपोनेंट्स के, जिसके अंदर रजिस्टर भी था जो कि पिछले लेक्चर में कवर किया था। तो रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर, इनकी सीरीज़ पैरेलल जो है, इनकी रेजिस्टेंस या इसको दूसरे लफ्ज़ों में इम्पीडेंस कहते थे, तो वो कैसे हम ऐड करते हैं। इस तरह फिर प्रैक्टिकल डीसी एसी रेजिस्टेंस यानी इम्पीडेंस, इसको कहते हैं एसी रेजिस्टेंस को, और डीसी रेजिस्टेंस को सिंपल रेजिस्टेंस ही कहते हैं। तो इनकी रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर का सीरीज़ पैरेलल में, अगर रजिस्टर सीरीज़ में है तो फिर रेजिस्टेंस कैसे ऐड होगी, पैरेलल में है तो कैसे करेंगे इक्विवेलेंट। इस तरह फिर हमने प्रैक्टिकल जो है ना वो स्विच मोड पावर सप्लाई, एक पावर सप्लाई जो घर के अंदर पावर सप्लाई हमारे पास होती है, उस पावर सप्लाई को हमने देखा था कि उसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हैं, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर जो है वो उसमें हमने देखे थे कि वो यही लगे होते हैं, सारे कनेक्ट होते हैं। फिर आखिर में हमने थोड़ा सा स्टार्ट किया था बेसिक्स ऑफ सोर्सेज के बारे में, एसी डीसी सोर्सेज जो है उसके बारे में किया था, फिर हमारा लेक्चर एंड हो गया। तो आज फिर हम अगेन, चूँकि सोर्सेज वाला लेक्चर रहता था, तो वो हम फिर सोर्सेज को डिस्क्राइब करते हैं, और उसके अंदर एसी डीसी सोर्सेज होंगे, जिसमें हमने कुछ आइडियल की तो बात की थी लास्ट टाइम, आइडियल वर्सेस प्रैक्टिकल सोर्स में क्या फ़र्क होता है। और उसके बाद फिर हम सोर्सेज लेंगे जिसके अंदर बैटरी और सोलर सेल या सोलर पीवी भी कहते हैं, फोटोवोल्टिक। तो सोलर एनर्जी के नॉर्मली कॉमनली यूज़ हो रहे हैं दो सोर्सेज, बैटरी और सोलर सेल, तो ये हम इसको इन दोनों की एग्जांपल्स लेंगे, और फिर इनके हम देखेंगे कि बैटरी और सोलर सेल्स को सीरीज़ पैरेलल कनेक्शंस के अंदर हम कैसे कनेक्ट करते हैं, कि सोलर सीरीज़ में हो, पैरेलल में हो, कैसे कनेक्ट होंगे, बैटरीज हों। तो इसमें छोटी सी एक क्लास एक्टिविटी भी होगी, उस एक्टिविटी को आज असाइनमेंट 1 भी करेंगे। बच्चे भी वैसे कम है, इसलिए आपको थोड़ा सा प्लस पॉइंट भी होना चाहिए ना, तो एक असाइनमेंट के तौर पे वो एक्टिविटी आप कर लेना, और यही आपकी पहली असाइनमेंट होगी, ठीक है। और उसके बाद फिर हम एक सोलर डिज़ाइन करेंगे, होम नेट मीटरिंग, या जिस तरह हम आजकल नेट मीटरिंग चल रही है ना, कि भाई आप सोलर सिस्टम घर के लिए डिज़ाइन करें। हम लोड कैलकुलेट करेंगे, और लोड घर का कैलकुलेट करके किसी एक एग्जांपल लेंगे, और उसके बाद फिर हम उसके मुताबिक सोलर डिज़ाइन कैसे करना है, एक प्रैक्टिकल एक हम खुद करके देखेंगे, ठीक। तो ये जो सोलर डिज़ाइन है और क्लास एक्टिविटी ये जो ऊपर सीरीज़ पैरेलल कनेक्शन है, ये क्वेश्चन 1 हो जाएगा असाइनमेंट का। और सोलर डिज़ाइन जो है ना, मैं फिर आपको आखिर में दूंगा असाइनमेंट, आपको पहले समझा दूंगा, वही आपने रिपीट करना है जस्ट, लेकिन अपने घर को सामने रखते हुए। तो आपने अपना घर लेना है, और उस घर में लोड सारे कैलकुलेट करेंगे, कितनी ट्यूबलाइट्स हैं, कितने पंखे हैं। तो ये पहले मैं चूँकि कर चुका हूँ, तो आपने वो पंखे, आपके फ़ैन चेंज हो जाएंगे, घर में रेफ्रिजरेटर होगा, ये सारे, तो जो चीज़ें होंगी आपके घर में, वो उसकी बेस पे आप एक सोलर डिज़ाइन मुझे करके देंगे कि उसके लिए आपको कितने वाट का सोलर सिस्टम चाहिए, तो वो आप खुद डिज़ाइन कर लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा उसी असाइनमेंट का। तो वो आखिर में मुझे इस लेक्चर के एंड पे वही सबमिट कर देंगे बस। तो ये आपकी असाइनमेंट 1 भी हो जाएगी, और उसको अभी मार्क कर लेंगे, और अभी नंबर लगा के इधर अपलोड भी कर देंगे, सही नहीं। तो इस तरीके से हम इस लेक्चर को आज एंड करते हैं। चलें, अब आप सोर्सेज की बात करें तो यही है डायग्राम जो बार बार हमारे सामने आ रही है, ख्वाब बन गया है ये वाली। तो ये देखें, इसके अंदर हमने बताया था कि सोर्स से लोड की तरफ जब एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं तो बीच में 3 कंपोनेंट्स आते हैं। एक एनर्जी डिसिपेशन है जो कि रजिस्टर है, जो कि लेक्चर 2 में हमने कवर किया। फिर हमने देखा कि कुछ एनर्जी स्टोर भी होती है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, तो वो इंडक्टर है, एल है उसकी सिंबल, और पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो तो वो कैपेसिटर है, जो कि ताकि जब दिस सोर्स इज़ नॉट अवेलेबल लेटर ऑन, इसकी एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं कि रात के टाइम सोलर नहीं है, तो सोर्स अवेलेबल नहीं है, तो ये स्टोर्ड एनर्जी वी कैन यूज़ फॉर द लोड, ठीक है। तो वो फिर ये इंडक्टर कैपेसिटर हमने लास्ट टाइम देखे थे कि ये एनर्जी स्टोर करते हैं। तो आज हमने इटसेल्फ सोर्स को देखना है, जो सोर्स है हमारा उसको इटसेल्फ देखना है कि ये सोर्स जो है ये क्या है, ठीक है।
सोर्स की तरफ चलते हैं। फिर हम जब सोलर डिज़ाइन करेंगे तो फिर लोड से शुरू करेंगे और फिर जो सोलर है उसको हम डिज़ाइन करेंगे। अच्छा चलें, अब आप देखें इसके अंदर कि अब इसमें डिफरेंट टाइप के सोर्सेज है ना, एक वॉल आउटलेट भी है ना। तो वॉल आउटलेट देखिए यहाँ से हम, ये जो मैं अभी लैपटॉप लगाया हुआ है या ये मल्टीमीडिया हमने लगाया हुआ है, तो ये वॉल आउटलेट है यहाँ, ये भी एक सोर्स है। तो यहाँ से हमें सप्लाई मिल रही है। और इसी तरह बैटरीज हैं, फिर सोलर फोटोवोल्टिक सेल है या सोलर पीवी कह देते हैं इसको। फिर आगे डिफरेंट एग्जांपल्स देखी थी हमने, विंड, हाइड्रो और ये। और उसके अंदर हमने सोलर कैलकुलेटर की भी बात की थी कि सोलर कैलकुलेटर भी उसकी एक रियल एग्जांपल है। अच्छा, उसके बाद देखें तो जो सोर्सेज हैं हमारे, उसके अंदर वोल्टेज सोर्स भी हो सकता है और करंट सोर्स भी। ये लास्ट टाइम मैंने पढ़े, जस्ट रिपीट कर रहे हैं। तो वोल्टेज में AC DC सोर्स है और करंट में AC DC सोर्स है, ठीक। तो दोनों हो सकते हैं, अल्टरनेटिव करंट भी हो सकता है और डायरेक्ट करंट। फिर हमने इसके सिंबल की बात की थी कि वोल्टेज सोर्स को इस तरह सर्कल बना के और साइड पे हम लिख देते हैं V और एक एरो बना देते हैं, तो इसको कहते हैं ये वोल्टेज सोर्स है। या इसको एरो की बजाय प्लस माइनस भी लिख के, एरो नहीं बनाते बल्कि प्लस माइनस लिख के और V लिख देते हैं और सर्कल बनाते हैं, तो ये आपका इसको वोल्टेज सोर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। करंट सोर्स लेना है तो फिर हम सर्कल बना के दरमियान में एक एरो लगाते हैं, ठीक है, और दरमियान में एरो लगा के हम जो है वो साइड पे I लिख देते हैं, तो ये करंट सोर्स हो जाता है। यहाँ इधर देखें तो 2 सर्कल लगाएं ओवरलैपिंग और एरो बना के बाहर एरो लगाएं और साथ I लिख दें, तो ये आपका करंट सोर्स हो जाएगा। तो डेफिनेटली करंट सोर्स है, उसके क्रॉस वोल्टेज भी होगी, तो उसको वोल्टेज उसके क्रॉस जो है वो VT टर्मिनल वोल्टेज। और इसलिए अगर वोल्टेज सोर्स है उसके उस सोर्स के थ्रू करंट भी फ्लो होगा डेफिनेटली, तो वो एरो बीच में लगा के तो हमने I इसको इस तरह करंट लिखेंगे, ठीक है। लेकिन मेन ये इस वक्त वोल्टेज सोर्स है और वो करंट सोर्स। अच्छा, अब आप देखें कि अब इसके अंदर देखें अगर आप, तो वोल्टेज सोर्स मैंने बताया था कि वोल्टेज सोर्स में जो मैग्नीट्यूड है वोल्टेज की वो कांस्टेंट होती है, यानी वोल्टेज सोर्स जो है वो कांस्टेंट वोल्टेज देगा और जो करंट वेरी करेगा। ये देखिए एक्स एक्सिस पे हमने करंट रखा है जो कि वेरी कर रहा है, ये एक्स एक्सिस पे डिपेंडेंट सोर्स इंडिपेंडेंट सोर्स होता है ना, एक्स और वाई में एक डिपेंडेंट होता है और इंडिपेंडेंट। कोई बताएगा कौन सा डिपेंडेंट होता है कौन सा इंडिपेंडेंट? और ये वाई एक्सिस जो है इसके अंदर देखिए करंट चेंज हो रहा है, करंट चेंज होने से वोल्टेज आपकी कांस्टेंट है, वाई की वैल्यू आपकी कांस्टेंट नहीं है, ये देखिए बिल्कुल कांस्टेंट है। इसका मतलब ये वोल्टेज सोर्स है जिसमें वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। अब करंट सोर्स की बात करें तो करंट में आपकी वोल्टेज चेंज होगी, देखिए वाई एक्सिस पे वोल्टेज चेंज हो रही है लेकिन करंट वोल्टेज सर कांस्टेंट। ये ध्यान में रखना है कि करंट सोर्स है तो वो करंट कांस्टेंट रखेगा, वोल्टेज सोर्स है तो उसका वोल्टेज सोर्स कांस्टेंट होगा, करंट चेंज होगा। करंट चेंज क्यों होगा? देखिए पावर लेनी है, फॉर एग्जांपल हमने पंखा ही चलाना है, मैं जस्ट रियल टाइम एग्जांपल ले रहा हूँ कि ये 50 वाट का फ़ैन है शायद, मतलब अब 50 वाट का फ़ैन है तो अब आप देखें तो शुरू में ये कुछ थोड़ी कम वाटेज पे स्टार्ट होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये, तो उसमें अगर करंट कांस्टेंट रखते हैं तो वोल्टेज थोड़ी वेरी होगी ताकि प्रोडक्ट जो है वो पावर जो है जो कि V और I का प्रोडक्ट है वो आपका रिक्वायर्ड आपको मिल सके जो भी लोड का। तो पावर को रिक्वायर्ड अटेन करने के लिए अगर करंट कांस्टेंट रखें तो डेफिनेटली वोल्टेज सोर्स चेंज होगा, तो तब भी जाके वो पावर जो है वो आपकी वो अचीव होगी। तो इस तरह आप ये करते हैं। अब आप देखें इसके अंदर AC सोर्स के अंदर हमने देखा AC सोर्स अब वोल्टेज सोर्स भी हो सकता है, करंट भी। इसके अंदर देखें तो उसकी जो मैग्नीट्यूड है, अगर DC सोर्स की बात करें यानी वो DC सोर्स है, तो पहले तो हमने ये देखा ना कि वोल्टेज सोर्स होता है और करंट सोर्स होता है। वोल्टेज सोर्स में वोल्टेज कांस्टेंट होता है और करंट सोर्स में करंट कांस्टेंट होता है। ये तो एक एग्जांपल होगी। अब इसके बाद आगे चलें, अब आपका DC और AC में फ़र्क डालें। DC और AC में अगर डिफरेंस देखना चाहें, अब वोल्टेज करंट की बात नहीं कर रहा, ये वोल्टेज भी हो सकता है करंट भी। अब अगर इसमें AC और DC सोर्स के दरमियान फ़र्क देखें तो वो ये होगा कि DC सोर्स में आपको इस तरह एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी और जो AC सोर्स है उसमें इस तरह की AC वेवफॉर्म मिलेगी। इसको अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, यानी चेंज हो रही है। ये वोल्टेज सोर्स भी हो सकता है, करंट भी हो सकता है। अगर AC करंट सोर्स है
तो उसकी ये मैं इस तरह की वेव फॉर्म होगी। AC वोल्टेज सोर्स है तो वो इस तरह अल्टरनेटिंग होगी, ठीक है। और टाइम के साथ, ये नीचे अब टाइम लिखा है हमने। और इसी तरह यहाँ अगर DC करंट सोर्स होगा तो उस यहाँ फिर हम V की बजाय I लिख देंगे, V की बजाय हम I लिख देंगे। और ये आपका DC वैल्यू होगी, 5 एम्पेयर हो सकता है, 1 एम्पेयर हो सकता है, 0.5 एम्पेयर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन, तो लेकिन कांस्टेंट होगा। AC होगा तो ये इस तरह अल्टरनेटिंग होगा। और ये अब आप इस AC वेव फॉर्म को ले, अगर DC तो चले कांस्टेंट है, यहाँ आपको वैल्यू डायरेक्ट इधर से जो भी वैल्यू होगी 1 एम्पेयर है तो आपको पता चल गया कि 1 एम्पेयर करंट सोर्स है या 1 एम्पेयर का 1 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है। DC की तो बात नहीं है, वो तो कांस्टेंट है टाइम के साथ, लेकिन ये वेरी कर रहा है AC सोर्स, चाहे करंट हो या वोल्ट। ये जो वेरी कर रहा है इसको थोड़ा सा हम देखें कि इसके अंदर ये वेरिएशन में है क्या। अब इस वेरी में एक सिग्नल ले लेते हैं हम, पॉजिटिव, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, ये कंप्लीट सिग्नल मतलब एक समझे कि पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके एक कंप्लीट साइकिल बनता है, ठीक है। तो इस पूरे साइकिल के, ये साइकिल जितने टाइम में फ्लो करता है या जितना टाइम लगाता है उस टाइम को कहते हैं टाइम पीरियड, और उसको कैपिटल T से शो कर देते हैं, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड अगर आपने लेना हो तो ये एक साइकिल को पास होने में, टाइम पीरियड होता भी यही है ना कि एक साइकिल, कंप्लीट साइकिल को पास होने में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं। तो अब आप मुझे ये बताएं कि आगे चल, पहले कि इसको हम देख लेते हैं पहले ये जो, ये देखिए अब इसके अंदर ये साइकिल, इसको अगर स्टडी करें तो इसके अंदर देखें तो ये एक आपको मैग्नीट्यूड नज़र आ रही है, ऐसी है ना। ये मैग्नीट्यूड देखें, यहाँ से इस पॉइंट पे कोई ना कोई वैल्यू होगी इसकी, जो जहाँ पीक है, ये पीक है ना, ये वेव फॉर्म है, इसका एक पीक पॉइंट है, और इधर इस तरह ये भी पीक पॉइंट है। ये पीक पॉइंट पॉजिटिव पे है, पॉजिटिव साइकिल का, नेगेटिव साइकिल का नेगेटिव पे, लेकिन दोनों की मैग्नीट्यूड सिर्फ नेगेटिव का साइन होगा, बाकी सेम होगी, ठीक है। तो उस वो जो सेम वैल्यू है, वो जो कांस्टेंट वैल्यू है, इसको कहते हैं मैक्सिमम वैल्यू या मैक्सिमम वोल्टेज। अगर वोल्टेज की बात करें, करंट करेंगे तो मैक्सिमम करंट होगा, IM होगा, तो इसको VM की बात कर देते हैं, VM मैक्सिमम वोल्टेज, या इसको पीक वोल्टेज भी कहते हैं। अब ये पीक वोल्टेज ये मैग्नीट्यूड होगी, इसको मल्टीप्लाई, चूँकि ये साइन वेव है ना, मैथमेटिक्स में हम पढ़ते हैं, तो ये साइन वेव है जो कि 0 से स्टार्ट होती है। तो ये साइन वेव है तो साइन थीटा लगा दिया। अब साइन क्या चीज़ है आगे, साइन ये ओमेगा टी, इसको कहते हैं ओमेगा 2π/T होता है, ओमेगा 2π/T, यानी टाइम पीरियड के साथ ये चेंज होती है। तो अब देखें 2π/T, और ये जो 1/T है इसको F भी कह देते हैं, यानी 2πF भी कहते हैं इसको, ठीक है। यानी टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी दोनों आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। ये भी इधर से ध्यान में रखना है कि इसको साइन 2πft कह दें, 2πft, और जो है वो साथ इसके मैग्नीट्यूड आ जाएगी, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगी, जैसे साइन से पहले है मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड आपकी यहाँ ऐसी रहेगी। ये जितने भी आगे साइकिल आएंगे वो साइकिल सारे मैग्नीट्यूड सेम ही देंगे, लेकिन टाइम चूँकि चेंज होता रहेगा, ये वेरिएबल है, तो साइन के साथ वेव साइन ही रहेगी, चूँकि ये साइन वेव है, इसको मैं मुश्किल नहीं कर रहा, साइन वेव है तो साइन ही रहेगी। ये जो है बीच में, ये समझे कि आपकी टाइम चेंज हो रहा है, 2π कांस्टेंट है। आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, अगर फ्रीक्वेंसी सिस्टम की पाकिस्तान की बात लें तो कितने हर्ट्ज़ है, 50 हर्ट्ज़ है, तो वो भी कांस्टेंट होगी, तो कांस्टेंट है, सिर्फ टाइम चेंज होगा। इस वक्त हो सकता है ये सेकंड्स में हो, तो सेकंड्स में ये टाइम चेंज 1 2 3 4 5 सेकंड्स चेंज हो रहा है, तो टाइम चेंज होगा। तो साइन की वैल्यू आपको पता है कि 0 से, अगर पहले टाइम 0 ले तो साइन 0 को VM से मल्टीप्लाई किया 0, तो वैल्यू ये आई, यानी VM की वैल्यू इस वक्त 0 है। उसके बाद यहाँ जो है ये साइन आप ले लें 90, T90 लें तो कितना आएगा, T90 2π इंटू, ये अभी 90 नहीं आएगी, इसको अगर टाइम को करें तो ये कुछ और वैल्यू आएगी, 90 से पहले है ये, वो वैल्यू लेंगे तो फिर साइन, अगर ये इसका प्रोडक्ट अगर 1 हो जाता है, यानी साइन ये 90 हो जाता है, तो 90 कहीं इधर हो रहा है, तो 90 होगा तो ये साइन 91 और VM मैक्सिमम वैल्यू आ गई। उसके बाद आगे जाएंगे तो ये जो टाइम है, ये जो भी टाइम होगा, इसको जब इससे सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन वो आ रहा है 180 डिग्री, तो साइन 180 0 होता है, तो VM जो है वो 0 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ आएगा तो साइन 270 आएगा, तो साइन 270 है तो ये आपका
-1 आ जाएगा तो VM तो माइनस। तो ये देखें इस तरह रिपीट करता जाएगा। अब उसके बाद देखें तो ये साइन, ये आपका 360 आएगा, 360 आएगा, साइन 360 अगेन 0, तो 0 को मल्टीप्लाई तो VM आ गया, ये फिर 0 आ गई। उसके बाद दोबारा ये रिपीट ही हो जाएगा, यानी टाइम आपका आगे रेपिटिशन है। तो टाइम जो है ना रिपीट होता जाएगा, फिर आगे अगला जो पॉइंट आएगा वो फिर अगेन इस तरह ये साइन 90 आएगा, जो भी इसका वो प्रोडक्ट। तो इस तरीके से आप ये साइन की वेव फॉर्म रिपीट होती है। तो अब आप देखें इसके अंदर आपने एक चीज़ देखी है कि ये जो VM है, ये जो VM है ये आपका कांस्टेंट है। साइन वेव में टाइम के साथ जो है ना, ये तो सिग्नल वेरी तो हो रहा है, लेकिन उसकी जो VM की मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट रहती है, ऐसे ही है ना। यहाँ भी VM कांस्टेंट है, आगे भी साइन जितना भी रिपीट होगा VM कांस्टेंट रहेगा। अब ये जो VM है इसको हमने इस तरह लिख दिया कि करंट के साथ साथ करंट चेंज भी अगर होता है तो VM की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपने देख लिया कि ये VM ये मैक्सिमम। अब इसको थोड़ा सा रिलेट कर दूं मैं, ये जो पीक वोल्टेज है ये कैसे रियल टाइम में कैसे लेते हैं। फॉर एग्जांपल इस वक्त सोर्स में हमारे कितने वोल्ट, ये AC है या DC है, जो हमारा AC है, AC में कितने वोल्ट आ रहे हैं अभी 220, चले आपने 220, कभी 230 भी है या कुछ भी है, लेकिन फिलहाल 220 ही रखें। अब 220 के अंदर मुझे इस वेव फॉर्म में कन्वर्ट करना है हमने, 220 वोल्ट है, लेकिन ये VM कितनी होगी, ये जो पीक वोल्टेज होगी इस केस में जो घर की है वोल्टेज, इसमें पीक कितनी होगी। अच्छा ये 220 वोल्ट अभी मैं बता दूँ, ये RMS है या इंस्टेंटेनियस है या RMS इसको कह लें, रूट मीन स्क्वायर इसको कह देते हैं। तो इसका पीक निकालने के लिए मैं उस 220 के भी नहीं बात कर रहा। अगर कोई आपसे पूछे कोई ऐसी वेव फॉर्म इस तरह बनाए, ऐसे वेव फॉर्म बनाए और यहाँ वो क्वेश्चन मार्क दे दे आपको, यहाँ से ये लाइन लगाए कि ये VM है, ये VM जो है, ये जो VM है, ये जो पीक है ये VM है, या इसको इधर लिख दे VM, समझ रहे ना। VM लिख के वो कहे कि आपके घर की वोल्टेज जो है उसका VM निकाले, या उसको ये VM को पीक वोल्टेज भी कहते हैं, V पीक भी कहीं भी नज़र आएगा आपको, ठीक है। तो मुझे बताएं कि कितनी होगी। तो ये रिलेशन आपने याद रखना है, इधर तो अभी नहीं लिखा हुआ है। तो पीक वोल्टेज और RMS वोल्टेज का रिलेशन आपने याद रखना है, ठीक है। मैं वैसे ही बता रहा हूँ, गूगल क्या करना है अभी। पीक वोल्टेज और पीक वोल्टेज होती है 2 टाइम्स, हाँ अंडर 2 टाइम्स VRMS, ठीक है। तो पीक वोल्टेज होगी V पीक या VRMS, V पीक या इसको VM भी कहते हैं, ये होगी √2 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय VRMS, ठीक है। तो हमारे घर की वोल्टेज देखें √2 को 220 वोल्ट से मल्टीप्लाई करें तो पीक वोल्टेज आ जाएगी, ऐसी है ना। तो कितनी आएगी फिर बताएं, कितनी आएगी 1 समझ लो 120 किधर आएगी, क्यों जी कोई बताए। ये जो बताएगा ना, तो आज की जो टास्क देना ना उसमें उसका आधा नंबर वैसे ही ऐड कर देना, इसका आंसर जो बताएगा। कितनी आएगी देखना, आप बोल रहे हैं पहले नहीं बोले 3 1 हाँ 311 वोल्ट है। तो 220 वोल्ट को √2 क्या होता है 1.414। आपका नाम क्या है, वकास है, वकार फुरकान, अच्छा फुरकान ने बता दिया कि भाई 220 वोल्ट को 1.414 या √2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 311 वोल्ट आती है। तो इस वक्त आपकी घर की जो 220 वोल्ट अगर है, अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूँ, मैं कहूँ घर की वोल्टेज है लेकिन उतनी 230 वोल्ट है, तो फिर अकॉर्डिंगली आप पीक निकाल लेंगे, समझ रहे। तो ये इस तरीके से निकले। तो ये जो VM है इस वक्त 310 वोल्ट होगी घर के केस में, कि VM जो ये लाइन है इसके यहाँ लिखूँ अगर मैं, तो ये 310 वोल्ट होगी। तो ये वोल्टेज चेंज नहीं होगी। अब देखें हम, ये 220 वोल्ट है, या इसको पीक कहें तो 311 वोल्ट, तो ये चेंज नहीं होती। ये ट्यूबलाइट एक चलाते हैं तो क्या होता है, ये करंट कम फ्लो होता है। इन ट्यूबलाइट जो है ना वो पावर कम ले रही है ना, ये 40 वाट, कितने वाट की होती है ये, 2 रॉड लगे हुए ना, 40 कितने है, वो पुरानी होती थी अभी नहीं है, 20 वाट या सर छोटी हो गई है, तो ये वैसे भी चौक वाली नहीं। तो ये देखें तो करंट आपका एक ट्यूबलाइट है तो करंट कम लेगी, करंट कम लेगी यानी पावर उसकी कम है, तो करंट कम लेगी क्योंकि वोल्टेज सेम है।
VM सेम रहती है इधर, वो नहीं चेंज होती। कभी कभी चेंज होती है जब वापडा वाले मस्ती करते हैं कि वो आपका लोड ज़्यादा, तो लोड शेडिंग में जो फ्लक्चुएशन आ रही होती है, डिम हो जाती है, फ्रिज जल जाती है, ये वो तो वोल्टेज कम, वो तो उनका पिछले फॉल्ट होता है ना, फॉल्ट के अलावा बात कर रहा हूँ। तो उस वक्त आपकी वोल्टेज कांस्टेंट है। ये VM वही है जो 220 वोल्ट या 310 311 वोल्ट पीक। तो जैसे ही आपने 2 ट्यूबलाइट ऑन की तो करंट बढ़ गया, क्योंकि पावर ज़्यादा चाहिए ना, क्योंकि पावर वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट है। तो ये करंट बढ़ गया, करंट बढ़ा तो वोल्टेज वही है, करंट बढ़ गया ताकि पावर रिक्वायर्ड मिल जाए। अभी एक फ़ैन भी ऑन कर दिया 40 वाट का या जितना, तो उस वाटेज को पूरा करने के लिए करंट और बढ़ गया, तो करंट बढ़ा तो फिर वोल्टेज फिर से, समझ रहे? तो ये वोल्टेज आपकी कांस्टेंट रह रही है और करंट चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि ये आपका ये AC सोर्स है और कांस्टेंट करंट वोल्टेज सोर्स है, ऐसे ही है ना, वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। तो इस तरह आप इसको कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स है, कांस्टेंट करंट सोर्स है, AC सोर्स है, DC है, तो आप इस तरह कैटेगराइज कर सकते हैं। तो अब हम प्रैक्टिकल सोर्स की एग्जांपल लेते हैं। अब वोल्टेज सोर्स हमने लिया प्रैक्टिकल, वोल्टेज सोर्स का सिंबल बनाया। प्रैक्टिकल सोर्स के अंदर आप देखें तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी होती है सीरीज में। इन प्रैक्टिकल सोर्स आइडियल नहीं होता कि आप जो भी आउटपुट वोल्टेज लेंगे अक्रॉस आउटपुट पे वो सेम आएगी, नहीं, बीच में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी। उस रेजिस्टेंस को कहते हैं सीरीज रेजिस्टेंस। चूँकि वोल्टेज सोर्स होगा तो सीरीज में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ऐड होगी। उस रेजिस्टेंस को हमने एक सिंबल बना लिया। ये देखें, ये कौन सा UK है, US सिंबल है। दो पढ़े थे हम, एक US था और एक UK था। ये कौन सा है? अगर US है तो ये RS हमने एक सिंबल बना दिया, या दूसरा इसका सिंबल भी होता है। तो ये प्रैक्टिकल सोर्स में और आइडियल सोर्स में, आइडियल सोर्स में ये अब आपसे पूछ रहे कोई, आइडियल सोर्स में, आइडियल वोल्टेज सोर्स के अंदर जो सीरीज रेजिस्टेंस होती है या RS होती है उसकी वैल्यू 0 होती है, ज़ीरो रखते हैं कि ये आइडियल। लेकिन प्रैक्टिकल के अंदर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती है, ठीक, तो कुछ ना कुछ लॉस होता है, तो उसके बाद हमें वोल्टेज मिलती है। तो ये वोल्टेज कितनी होगी? एक्चुअल वोल्टेज माइनस ये लॉस। ये लॉस कैसे निकालेंगे? क्योंकि वोल्टेज है ना, तो वोल्टेज लगाने के लिए आगे हम KVL पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे, अभी आपको नहीं मैं उधर लेके जाता, कि इस वोल्टेज से ये वाली वोल्टेज निकालेंगे तो ये आएगी। ये वोल्टेज कैसे निकालेंगे? ओहम लॉ V=IR, जो इसमें से करंट फ्लो होगा I, और इसको इसकी रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो V आ जाएगा ना, वोल्टेज ड्रॉप। तो वो वोल्टेज ड्रॉप इस एक्चुअल से निकाल दें तो आपको आखिरी वोल्टेज ऐसी है ना, इस तरह निकले। तो अब आप देखें तो ये अब वही रिलेशन मैंने अभी जो बताया वही निकाल दिया। ये देखें, इस वोल्टेज रेजिस्टेंस के क्रॉस सीरीज में वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा? इसमें फ्लो होने वाला करंट मल्टीप्लाई बाय ये रेजिस्टेंस IRS हो गया। इसको इस वोल्टेज से माइनस कर दें, या फिर ये करें कि ये जो एक्चुअल वोल्टेज सोर्स है ये किसके बराबर होगा? इन दोनों के सम के। तो ये दोनों का सम कर दिया, और उसके बाद हमने टर्मिनल वोल्टेज जो आखिर में निकली है वो क्या है कि वोल्टेज सोर्स से हमने इसको ये हमने माइनस कर दी। तो ये जो करंट फ्लो हो रहा है, ये करंट कितना फ्लो होगा? ये जितना आपका लोड होगा, लोड कम है, एक ट्यूबलाइट है, कम करंट है, 2 है, ज़्यादा हो गया, 5 ज़्यादा हो गया, ये करंट बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये करंट जो आपका, तो ये अब आपको मिल जाएगी। तो ये हम रिलेशन देख लिया। अब ये देखें प्रैक्टिकल और इन दोनों को अगर ग्राफ बनाएं हम, ये करंट X एक्सिस पे करंट लें और Y एक्सिस पे ये वोल्टेज लें V टर्मिनल। तो अब इसको चेंज करें। फॉर एग्जांपल शुरू में हम करंट रखते हैं I0। जब I0 रखेंगे यानी आइडियल सोर्स शुरू में लेते हैं, आइडियल सोर्स ले सकते हैं, या प्रैक्टिकल सोर्स में करंट अभी लोड लगाया ही नहीं हमने। अच्छा, इससे ये भी आपको पता चला कि आइडियल सोर्स हो या प्रैक्टिकल सोर्स हो, अगर लोड ही कोई नहीं आना तो प्रैक्टिकल सोर्स भी आइडियल सोर्स के तौर पर काम करेगा, क्योंकि करंट नहीं है। तो ये I0 हुआ तो IRS 0 हो गया, तो टर्मिनल वोल्टेज के एक्चुअल वो जो वोल्टेज उसकी सोर्स की है उसके बराबर होगी, ऐसी है। तो ये आपने देखा कि जो शुरू में जब I0 था तो आपने देखा कि जो V टर्मिनल है वो V के इक्वल हो गई है। तो V हमने कोई भी वैल्यू ले ली, V कुछ भी हो सकता है, जिस तरह 310 वोल्ट है, इधर 220 वोल्ट की हम अगर पीक निकालें 300, तो ये इस तरह ये V वोल्टेज आ गई, ठीक है। अब जैसे जैसे अब टाइम बढ़े करंट बढ़ेगा। अब मुझे बताएं कि जब करंट बढ़ेगा तो ये रिलेशन से ये माइनस होगा V, तो ये VT कम आएगा, V से ज़्यादा आएगा, कम होता जाएगा। तो ये देखें आपने रेड लाइन बता रही है कि V आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है, V टर्मिनल कम होता जा रहा है। तो V टर्मिनल कम होता जा रहा है, तो ये जो बीच में ये आइडियल सोर्स की बात है जिसमें ये RS होता ही नहीं है, उसमें V कांस्टेंट है। ये देखें आइडियल सोर्स में हमने कहा कांस्टेंट, लेकिन प्रैक्टिकल सोर्स में देखा कि कुछ ड्रॉप आता है। ये जो ड्रॉप, ये डिफरेंस है, ये इसकी वजह से आया, IRS की वजह से, ऐसी है ना। तो ये IRS पे डिपेंड करेगा कि आपका प्रैक्टिकल सोर्स अब आपके ऊपर है।
प्रैक्टिकल सोर्स में लोड कितना है उस पर डिपेंड कर रहा है कि जो है वो, अगर रेजिस्टेंस आपकी एक फिक्स वैल्यू ले लें तो लोड पे डिपेंड कर रहा है, यानी लोड करंट पे डिपेंड कर रहा है कि इसकी कर्व कैसी बनेगी, कितना ड्रॉप आएगा। इसका मतलब है प्रैक्टिकल सोर्स उतना ही अच्छा होगा अगर ये ड्रॉप कम से कम हो, ऐसी है ना। यानी प्रैक्टिकल सोर्स आपका अच्छा होगा कि यानी उस प्रैक्टिकल सोर्स को अच्छा कंसीडर करेंगे जिसके अंदर ये ड्रॉप कम से कम हो, समझ रहे हैं। यानी आइडियल के जो चीज़ करीब हो, सीधी सी बात ये। तो अब आप देखें इसी तरह वो वोल्टेज सोर्स की बात की, तो वोल्टेज सोर्स में हमने कहा कि सीरीज़ में रेजिस्टेंस आती है जब प्रैक्टिकल की बात करें। इसी तरह करंट सोर्स के अंदर हम जो है, चूँकि करंट फ्लो होता है तो वहाँ वोल्टेज डिवाइड होनी होती है, तो सीरीज़ में रेजिस्टेंस आती है, ऐसी है ना। यहाँ करंट डिवाइड होना है, तो करंट डिवाइड क्या कैसे होता है, कोई पैरेलल में कोई चीज़ आएगी तो डिवाइड होगा ना। यानी ये एक्चुअल करंट सोर्स है, इस करंट ने फ्लो होना है, इसके बीच में हमने पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाई है, शंट रेजिस्टेंस को कहते हैं, या हाई रेजिस्टेंस वैल्यू, लो रेजिस्टेंस वैल्यू, या शंट रेजिस्टेंस। शंट का मतलब पैरेलल, बस इसको वो सीरीज RS लिखा था, S का मतलब सीरीज था, और RSH नॉर्मली लिखे जाते हैं, तो शंट का मतलब पैरेलल कह लें आप, पैरेलल में कोई चीज़ लगे तो उसको हम शंट कह लें। तो RSH एक पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाई, ये लो रेजिस्टेंस वैल्यू होती है वैसे, और वो RS हाई रेजिस्टेंस उसको कहते हैं वैसे नॉर्मली। अब आप देखिए करंट जो है डिवाइड हो गया, कुछ इस रेजिस्टेंस में फ्लो हो गया जो लॉस की फॉर्म में, और कुछ करंट जो है वो आउटपुट में चला गया। अब एक्चुअल जो करंट सोर्स है वो किसका प्रोडक्ट, किसका सम होगा, ये एक्चुअल सोर्स क्या होगा, ये जो पैरेलल या शंट करंट प्लस वो टर्मिनल करंट जो एक्चुअल लोड में फ्लो हुआ, तो ये दोनों के सम से ये करंट बनेगा। तो ये हमने इक्वेशन लिखी थी सिंपल, आई क्या लिखा हमने, ये जो आई है वो आपका IT, ये टर्मिनल करंट जो कि लोड यहाँ अगर लगाएंगे तो फ्लो होगा, और ISH, ठीक है। तो अब आप देखें यहाँ से अब आप निकाल लें कि ISH ये करंट है, ये कैसे निकालेंगे, भी ओहम लॉ लगाएंगे, जिस तरह पीछे हमने ओहम लगा V = IR, इधर भी V = IR लगाएं, और यहाँ से I निकाल लें। I क्या होगा, V/RSH आ जाएगा। तो V/RSH हमने निकाला, V क्या है, ये हमारी टर्मिनल वोल्टेज है इसके क्रॉस जो, तो V/RS। तो ओहम लॉ के हमने 3 वर्जन देखे थे, V = IR, I = V/R, R = V/I। तो इस तरह हम रिलेशन जो है वो रीअरेंज करें। तो ये हमने करंट निकालना हो तो ये V/R + IT, तो ये हमारा एक रिलेशन निकल आएगा, ठीक। तो यहाँ से हम आप टोटल करंट या टर्मिनल करंट या आप निकालना चाहें तो वो क्या निकालेंगे कि ये करंट सोर्स करंट माइनस ये जो ड्रॉप हो गया इसको निकाल के फिर आके, तो ये हमने ये रिलेशन को रीअरेंज कर दिया। तो इस तरीके से अब इसका भी ग्राफ ऐसे ही बनेगा, यानी टर्मिनल करंट क्या होगा, सोर्स का करंट माइनस VT/RS, ये हमने निकालना है। तो ये जैसे जैसे आप देखें कि ये आपकी ये रिलेशन बढ़ता जाएगा, यानी अगर RSH को हम कांस्टेंट ही रखें, V टर्मिनल वोल्टेज अगर आपकी वैल्यू बढ़ती जाए, ये देखें V टर्मिनल X एक्सिस पे है ना, जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगी तो ये जो आपका सेकंड इक्वेशन में पार्ट है ये बढ़ता जाएगा, बढ़ेगा तो करंट में से ये जब माइनस करेंगे तो टर्मिनल करंट कम होता जाएगा, तो ये रेड लाइन नीचे चलती जाएगी, ऐसी है ना। तो ऊपर वाला आइडियल करंट है और नीचे आपका प्रैक्टिकल है, तो ये जो दरमियान में डिफरेंस है ये आपका ये VT/RS, ये इस तरह आप देखेंगे। तो इसमें भी आप देख लें कि अगर आपका शुरू के अंदर आपने ये कंडीशन, जो शुरू वाली कंडीशन है ना, जिस तरह वो हमने ये वाली कंडीशन देखी है कि इसके अंदर ये कंडीशन कब आई थी, ये वाली, ये जो स्टार्ट वाली है, जब आइडियल वोल्टेज सोर्स और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की वोल्टेज सेम होगी। इसका मतलब है कि हमने लोड लगाया हुआ है या नहीं लगाया हुआ, ओपन है, ओपन सर्किट है, ऐसी है ना। तो ओपन सर्किट के अंदर वोल्टेज आपकी, करंट चूंकि फ्लो नहीं होता, तो करंट के अंदर ये, इस केस में ये वाला जो कंडीशन क्या है, ये वाली ये कंडीशन आती है जब हम शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, यानी शॉर्ट का मतलब सारा ही करंट, जो भी पूरा कंप्लीट करंट का जो है वो फ्लो हो रहा है सर्किट में, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का दूसरे लफ्ज़ों में उसकी रेजिस्टेंस क्या होती है शॉर्ट सर्किट में, अगर मैं कहूँ कि एक चीज़, अच्छा अगला क्वेश्चन मेरा, इसका भी आधा नंबर उसमें डाल देंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरा सोर्स ओपन है, जिस तरह वोल्टेज सोर्स में मैंने कहा, उस वक्त रेजिस्टेंस क्या होती है ओपन सर्किट के अंदर, जो लोड की रेजिस्टेंस है वो क्या ले रहे होते हैं, कितनी लेते हैं, कितनी लेते हैं,
हाँ तो फ्लो ना हो तो उसकी रेजिस्टेंस क्या होती है, कितनी होती है? तो इन्फिनिटी होती है ना यार, ये जो आपने इन्फिनिटी बताया, तो आपको पता है, किसी ने अब नहीं बताया, आपको कोई कॉन्फिडेंस से कह ही नहीं रहा, इसका ज़ाया हो गया ये क्वेश्चन। ठीक, तो अब शॉर्ट सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस क्या होगी? ज़ीरो होगी। तो शॉर्ट सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस ज़ीरो होगी। तो ये इस तरीके से आप अल्टरनेटिवली इसको समझ सकते हैं। तो ये शॉर्ट सर्किट है। शॉर्ट सर्किट में फिर करंट क्या होता है? मैक्सिमम होता है। और वोल्टेज क्या होती है शॉर्ट सर्किट में? मैं अगर शॉर्ट कर दूँ दो पोटेंशियल पे, दो लेवल पे, दो मेरे पास वायर्स हैं डिफरेंट पोटेंशियल पे, एक 0 वोल्ट पे, एक 220 वोल्ट पे एसी, या इसको 310 वोल्ट कह रहे हैं, दोनों को मैंने शॉर्ट कर दिया। तो जब ये शॉर्ट किया तो इन दो टर्मिनल के दरमियान जो रेजिस्टेंस है वो कितनी? पहले मैंने लोड लगाया हुआ था ना, इसके दरमियान में फैन लगाया हुआ था, आप कह लें ये फैन लगा हुआ था, फैन उतार के मैंने इसे लगाया, तो रेजिस्टेंस क्या होगी? जीरो। तो शॉर्ट सर्किट हो गया ना। तो करंट मैक्सिमम फ्लो होगा या जीरो फ्लो होगा? तो मैक्सिमम फ्लो होगा, समझ रहे? तो ये शॉर्ट करूंगा तो मैक्सिमम, तो ये जो मैक्सिमम करंट शॉर्ट सर्किट में नजर आ रहा है ये वही मैक्सिमम है। और जब शॉर्ट करूंगा तो वोल्टेज आपकी क्या हो जाएगी? जीरो। जब ओपन करूंगा तो वोल्टेज मैक्सिमम, करंट जीरो हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस इन्फिनिटी हो गई है। तो ये इस तरह की चीज़ें सारी इंटरलेट हैं, तो ये आपने इसको समझना है। अच्छा, अब आप देखते हैं सोर्सेज की बात। सोर्सेज के अंदर हमने बैटरी की, हमने कहा था दो सोर्स की बात करेंगे। एक तो आउटलेट सोर्स, वर्ल्ड आउटलेट है, जो कि यहाँ से हम एक सोर्स की हमने एग्जांपल ले ली। दूसरा और तीसरा सोर्स है हमारा बैटरी और सोलर सिस्टम। पहला बैटरी है। तो बैटरी इस तरह की हम घर में देखते हैं। तो ये बैटरी का जो बेसिक फिनोमेना ये है कि यही है, एक बैटरी की, अब वोल्टेज की बात चूँकि कर रहे हैं ना, तो बैटरी भी क्या है? एक वोल्टेज सोर्स होता है। तो ये देखें वी बी इसको शो करते हैं, यानी बैटरी की वोल्टेज, प्लस माइनस इसको ले लेते हैं, और ये तो ये इसके जो ज़्यादा शो करते हैं, इसके सेल होते हैं ना बैटरी के अंदर भी। 12 वोल्ट की बैटरी है तो इस तरह, तो ये फिर इस तरह हम शो कर देते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह कि इसके अंदर मल्टीपल सेल्स हैं। तो ये वी बी है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, एनोड कहते हैं, और नेगेटिव टर्मिनल है तो कैथोड होता है, और बीच में इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो नॉर्मली हम लेड एसिड की बैटरी की बात करते हैं, लेड एसिड बैटरी। तो उसके अंदर हम ये जो इलेक्ट्रोलाइट है वो, इसके अंदर एसिड जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, H2SO4, जो घर के अंदर नॉर्मली हम यूज़ करते हैं बैटरी, लेड एसिड बैटरी। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो सल्फ्यूरिक एसिड है, तो इसका जो ये एनोड के ऊपर लेड ऑक्साइड होता है और कैथोड पे लेड होता है, ठीक है, लेड का बना होता है। अब आप जैसे ही इसको किसी सर्किट में बाहर लगाते हैं तो ये H2SO4 के साथ रिएक्शन करके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। फ्लो होने के बाद क्या होता है कि आखिर में इसका जो चार्जिंग डिस्चार्जिंग मैकेनिज़्म है कि अभी आप देखें तो अभी ये डिस्चार्ज है, आप समझें कि ये एनोड पे अपने क्या नाम है लेड है, और कैथोड पे लेड ऑक्साइड है, और सल्फ्यूरिक एसिड आपने डाल दी, ठीक। अच्छा, अब आप क्या करते हैं कि जब भी इसको क्या नाम है चार्जर लगाते हैं, तो चार्जर लगाने से क्या होता है कि आपका कैथोड के ऊपर ये जो आपका वाटर के ऑक्साइड मालिक्यूल्स होते हैं, वो कैथोड के ऊपर क्या होता है, कैथोड के ऊपर लेड सल्फेट बन जाता है, यानी वो सल्फ्यूरिक एसिड का जो सल्फेट आयन है वो अलग हो गए लेड सल्फेट बना देता है, और इसी तरह एनोड के ऊपर आपका लेड सल्फेट बन जाता है। जब ये बन जाता है तो इसका मतलब ये फुली चार्ज हो गई है। तो जैसे ही आप दोबारा कोई लोड लगाएंगे, इधर लोड लगाने से यही जो लेड सल्फेट बना होता है ये अलग होना शुरू हो जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, फिर ये लेड ऑक्साइड इधर इकट्ठा हो जाता है, और ये लेड एक साइड पे चला जाता है। तो ये इसका मतलब ये डिस्चार्ज होगी, ये करंट फ्लो होने के बाद दोबारा चार्ज करेंगे, फिर यही मैकेनिज्म होगा। तो ये इस तरह रिपीट होता जाएगा। ये सिंपल हमने बैटरी का मैकेनिज्म, इसकी डिटेल में मैकेनिज्म में नहीं जाना, हमने सिर्फ देखना कि बैटरी की वोल्टेज को VB कहते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें तो आप इसकी ये फॉर एग्जांपल बैटरी है, तो आप इस बैटरी के अंदर देखें तो ये इसके ऊपर लिखा होता है फॉर एग्जांपल कि 12 वोल्ट की और 7 एम्पेयर आर ये लिखा होता है इसके ऊपर। तो ये जो 12 वोल्ट 7 एम्पेयर आर ये लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है कि यानी 12 वोल्ट की बैटरी है ये, आप कोई लोड लगाना है तो 12 वोल्ट का लोड लगा सकते हैं, ठीक। और 7 एम्पेयर आर है, 7 एम्पेयर आर, 7 एम्पेयर आर का मतलब है कि 1 घंटे में आप 7 एम्पेयर गुजार सकते हैं। वैसे तो आइडियल नहीं होता 7, अब एग्जैक्ट नहीं देती, लेकिन यह कि
अकॉर्डिंगली अगर देखें इसको तो 1 घंटे में ये लगातार कंटिन्यूसली 7 एम्पेयर इट कैन प्रोवाइड। तो 7 एम्पेयर का क्या मतलब है, 12 वोल्ट का लोड हो, 7 एम्पेयर उसमें से गुजारें तो कितने वाट का लोड बनता है वैसे, कितना बन गया 84 वाट। तो 84 वाट का लोड आपने जो है वो 1 घंटे के लिए ऑन कर सकते हैं इस बैटरी में। इस तरह आपको पता चलता। अगर मैं यही कहूँ कि 7 एम्पेयर आ रहा है ना, ये मैं इसको 2 घंटे चलाता हूँ, यानी इस बैटरी को 2 घंटे, तो 1 घंटे में 7 एम्पेयर आर दे रही है। अगर मैं 2 घंटे चलाऊँ तो कितने एम्पेयर इससे लूँ, तो ये 2 घंटे चल सकती है, डबल चल सकती है। देखिए 7 एम्पेयर दे रही है 1 घंटे में। अगर मैं इसको 1 घंटे में फिर ये डिस्चार्ज हो जाएगी, मैं चाहता हूँ 1 घंटे में डिस्चार्ज ना हो, 2 घंटे। वेरी, किसने कहा ये 3.5? आपका नाम क्या? हमजा का ये पॉइंट हो गया था, ठीक है, याद रखें। तो ये 3.5 एम्पेयर अगर इसी बैटरी से लेते हैं तो क्या होगा कि ये 2 घंटों में जो है वो डिस्चार्ज होगी, तो ये 2 घंटे उसी लोड को चला सकते। लेकिन कितना लोड चलाएगी, 1 घंटे में अगर 84 वाट चला रही थी, 2 घंटों में कितने वाट लोड को ऑन कर रही है ये? 42 वाट। फिर आप लोड जाके अगर 2 आपने ट्यूबलाइट लगाई थी तो आप 1 ट्यूबलाइट चलाएंगे 2 घंटों में, ठीक है। और इसी तरह अगर 4 ट्यूबलाइट ऑन कर देते हैं, यानी कोई भी लोड, तो फिर ये 4 घंटों में मतलब 4 ऑन कर देते हैं, फिर क्या होगा? नहीं, ट्रिप नहीं कर जाएगा। अब आप देखें 7 एम्पेयर आ रहा है ना, और 84 वाट का लोड है जो ऑन हो रहा है। अच्छा 7 एम्पेयर आ रहा है, मैंने किया कि 84 की बजाय मैंने उससे डबल कर दिया, 84 से डबल लोड ऑन कर दिया, यानी 168 कर दिया, ठीक है। अब मुझे बताएं कि ये बैटरी कितने घंटों में डिस्चार्ज हो जाएगी? 30 मिनट्स, तो ये ठीक कह रहे हैं। तो आधे घंटे में यही बैटरी वो लोड जो 164 है वो आधे घंटा चलेगी बस। तो आपने इससे देख लिया टाइमिंग कि बैटरी जो है, बैटरी को आपने घंटा, 2 घंटे, 8 घंटे चलाना है, आपको उससे लोड के साथ आपने कर दिया क्या। इसलिए हम घर के अंदर जो है वो सिलेक्टेड लोड कुछ हम यूपीएस पे करते हैं ताकि बैटरी पे जो है वो ज़्यादा टाइम हमारा चले, ठीक। तो अब इस तरह ये एक साइड बैटरी आप इस तरह देखते हैं, इसके ऊपर लिखा होता है जिस तरह घर के अंदर, अब अभी जाके घर के अंदर बैटरी से देखना, जिस तरह N180 है, और ये 180 का मतलब 180 एम्पेयर आर, ये 12 वोल्ट की होती है घर में नॉर्मली। मॉडल भी होता है नॉर्मली, वैसे ये एम्पेयर आर में भी होता है ये कि 180 है तो 180 एम्पेयर आर नॉर्मली, तो उससे आप निकाल सकते हैं कि ये, वैसे तो 180 आइडियल नहीं देती, लेकिन ये है कि वो एक्चुअली यही होता है। अच्छा अब आप देखें इस बैटरी की वोल्टेज को क्या दिया VB, और इसके दरमियान जो रेजिस्टेंस थी, वोल्टेज सोर्स में रेजिस्टेंस हमने RS सीरीज में लगाई थी ना, सीरीज, तो इसमें हमने वही सीरीज रेजिस्टेंस को RB बैटरी की रेजिस्टेंस कह दी है। तो बैटरी के आउटपुट पे भी जब हम वोल्टेज लेंगे, वो टर्मिनल वोल्टेज लेंगे, तो उसके बीच में भी कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगी, ठीक है। तो प्रैक्टिकल जो बैटरी होती है उसके अंदर कोई ना कोई रेजिस्टेंस होती है, इंटरनली होती है उसकी जो प्लेट्स की आप कह रहे हैं, उसके बाद जब आउटपुट पे आप वोल्टेज लेंगे तो वो ड्रॉप के बाद आएगी, ठीक है। लेकिन अगर आपने बैटरी के टर्मिनल ओपन रखे हुए हैं, अभी कुछ लोड नहीं लगाया, तो उस वक्त आइडियल कंडीशन में आपकी बैटरी की वोल्टेज और टर्मिनल सेम होगी, जो कि हमने ग्राफ में पीछे मैंने दिखाया, सही है। तो जैसे जैसे लोड लगाएंगे तो ये आपकी अब ये जो बैटरी की रेजिस्टेंस है ये भी डिपेंड करती है, अगर ये फुली चार्ज है तो रेजिस्टेंस कम होगी, अगर फुली चार्ज नहीं है, ज़्यादा डिस्चार्ज हो गई है, तो ये रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होगी। तो ये डिपेंड करेगा बैटरी की, इसको कहते हैं बैटरी की स्टेट ऑफ चार्ज पे डिपेंड करती है ये बैटरी की रेजिस्टेंस, ठीक। तो ये वही चीज़, अब ये इस तरह हम वो ग्राफ बना लेंगे, ठीक है। तो अब ये प्रैक्टिकल बैटरी है जिसकी टर्मिनल वोल्टेज है, और ये आइडियल बैटरी है। अब प्रैक्टिकल बैटरी जो है उसका ये ग्राफ जितना नीचे है, इसका मतलब बैटरी उतनी वो ठीक नहीं है, यानी उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है, इसलिए डिफरेंट कंपनीज बनाती है ना, ओसाका है, वो दूसरी है कौन सी, एक्साइड है, AGS है, और वोल्टा है, तो इस तरह। तो ये देखें उनका इस ग्राफ से पता चलेगा हमें कि प्रैक्टिकली अगर गैप ज़्यादा है इट मीन्स वो बैटरी की क्वालिटी ठीक नहीं है वो, और जितना इसका गैप कम होगा इट मीन्स वो उसकी क्वालिटी बेहतर है। तो ये हम इसको कर लेंगे।
ये स्टेट ऑफ चार्ज इसको कहते हैं कि बैटरी की स्टेट ऑफ चार्ज अगर 100% चार्ज है तो ये आपका RB की वैल्यू डिफरेंट होगी, और अगर 0% है या कम है तो वो। अब ये एक छोटी सी एक्टिविटी जो मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन नंबर 1, ये असाइनमेंट 1 आप आज ही कर रहे हैं, असाइनमेंट 1 और साथ साथ करते जाइएगा। ये 3 बैटरीज बनाएं, इसकी शक्ल जैसी मर्जी बना लें जिस तरह की आपको बनती है। ये अपने पेज पे, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। आप क्वेश्चन नंबर 1 का आप लिख लें, क्वेश्चन नंबर 1 की हेडिंग ये लिख लेना, टू डिस्क्राइब एंड, टू नहीं लिखना आपने, आप लिखें डिस्क्राइब एंड डिफाइन बैटरी एंड सोलर पैनल सीरीज पैरेलल कनेक्शंस। ये हेडिंग लिख लें, असाइनमेंट 1 लिख लें, आज का डेट शीट एंटर कर दीजिएगा, ठीक है। एक पेज पे तो आपने लिखना क्या, डिस्क्राइब एंड डिफाइन बैटरी एंड सोलर पैनल सीरीज पैरेलल कनेक्शंस, ठीक है। अब जल्दी करें, टाइम कोई नहीं, हमारे 15 मिनट रह गए, सही है। तो मैंने अब जल्दी वाइंड अप करना है, तो अब जिसका रह गया। ये लिख लिया आपने? अच्छा, इसके अंदर अब आप देखें तो ये पहला आप लिख लें, क्वेश्चन नंबर 1 है ये, ठीक है। अब क्वेश्चन 1 में ही ये सारा कुछ चलेगा, जब मैं क्वेश्चन नंबर 2 का कहूँगा तो वो फिर कुछ 2 क्वेश्चन है आज की असाइनमेंट के, ठीक है। अच्छा, अब आप बताएं, ये 2-3 बैटरीज लिखें, ये 3 बैटरीज बना लें। इसका जो रेड वाला है ये पॉजिटिव है और ब्लैक वाला जो है वो नेगेटिव है। तो आप पॉजिटिव नेगेटिव, आपके पास जो कलर नहीं है तो आप ये करेंगे, इसको पॉजिटिव कर देना, उसको नेगेटिव कर देना, ठीक है। इस तरह 3 बैटरीज बॉक्स बनाएं और इसका रेड को पॉजिटिव कर दें, और ये तो ये वायर्स लगाएं इनके साथ, इस तरह वायर्स लगा लें। और हर बैटरी कितने की है, 12 वोल्ट और 100 एम्पेयर आवर की है। अच्छा चलिए, ये आ गया। अब मुझे ये बताएं कि टोटल वोल्टेज कितनी आएगी इधर, और ये जो आखिर में आपको इधर आनी ना, इधर आपने लिखनी है, और यही आंसर है इसका, ठीक है। तो ये आंसर लिखे, इसको सर्कल कर देना और आंसर साथ लिख देना, ANS, ठीक है। तो ये वोल्टेज कितनी आएगी, सीरीज में है तो सीरीज में वोल्टेज ऐड हो जाती है। तो ये अगर आपने 36 वोल्ट आ जाएगी और 100 एम्पेयर आ रहा है, सही है ना। तो ये आपका आ गया 36 वोल्ट और 100 एम्पेयर। भाई ये अपना इसको आंसर कर देना, ठीक हो गया। ये जल्दी जल्दी, यही तो असाइनमेंट है, फिर ये आप इतना घंटा लगाएंगे तो फिर फायदा। अच्छा चलें आगे चलें, अगली असाइनमेंट ये है, अगली यही क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का जो अगला पार्ट है, इसमें देखें 3 बैटरीज लगी हुई थी पहले। अब इन बैटरीज को अगली 3 बैटरीज के साथ, अगली 3 बैटरीज भी इसी तरह लगी हुई हैं, लेकिन इन 3 को इन 3 के पैरेलल में कर दिया। अब मुझे बताएं कि यहाँ क्या आंसर आएगा। ये आपका आंसर है, यानी एक रो हमने बैटरी की बनाई, एक रो, और फिर दूसरी रो बनाई, और दोनों रो को हमने पैरेलल में कर दिया। एक रो में बैटरी सीरीज में है, वो तो 36 वोल्ट बनी ना, 36 वोल्ट और 100 एम्पेयर आवर, और नेक्स्ट में भी 36 ही आएगी। दोनों को जब पैरेलल किया तो क्या होगा, पैरेलल में वोल्टेज क्या रहती है, सेम रहती है। तो यहाँ 36 वोल्ट ही आएगी, लेकिन पैरेलल में आपकी जो एम्पेयर आ रहा है वो चेंज हो जाएंगे। वो कितने आएंगे, पैरेलल में डबल हो जाएंगे। हाफ क्यों हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे ना, तो करंट डबल हो गया ना। पैरेलल में करंट चेंज होता है और सीरीज में वोल्टेज। तो ये आपका आ जाएगा 36 वोल्ट 200 एम्पेयर आर। अच्छा, एम्पेयर आर में जो H है ना वो स्मॉल ही नॉर्मली होता है, ठीक है। H इधर कैपिटल लिखा है, ये गलत है, H स्मॉल होता है, ठीक है। और वोल्टेज का V कैपिटल है, एम्पेयर का A कैपिटल और H स्मॉल। ये आपकी दूसरी रिहर्सल होगी, ठीक है, समझ गए। अब ये 3-4 फिगर्स हैं, ये मुझे बताएं कि इसके अंदर ये पोलैरिटीज का थोड़ा फर्क है, बस ये देखना। फिगर ए देखें, इन चारों फिगर को आपने बना लेना इधर, और इन मुझे बताते जाना है बारी बारी कि क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल ये जो मैंने कनेक्शन किए हैं, ठीक है, फिगर ए में मैंने क्या किया, पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ मिला दिया, नेगेटिव को पॉजिटिव, तो ये आपका धमाका ही होगा, ऐसे ही है, तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो ये रॉन्ग कनेक्शन। अच्छा, फिगर बी, फिगर बी में ये भी सेम ही है मेरे ख्याल। अच्छा, पॉजिटिव को नेगेटिव से लगाया और इसके नेगेटिव को पॉजिटिव से लगाया, हाँ ये सीरीज में लगाया, वेरी गुड। तो ये आपकी वोल्टेज ऐड हो जाएगी। वो पहले वाले तो जैसे ही लगाएंगे तो वायर मेल्ट और वो सब कुछ वो डैमेज हो जाएगा सिस्टम, और इधर आपका सीरीज में वोल्टेज ऐड होगी, ठीक है। इधर किसी पॉजिटिव, एक पॉजिटिव टर्मिनल से और एक नेगेटिव से लेंगे आउटपुट, तो आपको ऐड अप होकर मिलेगी। देखें अब ये कितनी होगी, ये 12 वोल्ट 100 एम्पेयर आ रहा है और ये 24 वोल्ट 100 एम्पेयर आ रहा है, क्या होगा, ये 12 वोल्ट की है, ये 12 लिखा हुआ है, 24 है, 12 और 24 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर तो वैसे शार्ट, ये कनेक्शन ही ठीक नहीं है। आप फिगर सी में देखें, फिगर सी में ये 12 वोल्ट की हैं दोनों, 100 एम्पेयर आ, क्या होगा,
कनेक्शन ठीक नहीं है, नेगेटिव नेगेटिव के साथ है और पॉजिटिव पॉजिटिव आउट है, तो ये कनेक्शन रॉन्ग है, सही है ना। अच्छा इसमें देखें 24 वोल्ट है और ये क्या है, क्या ये रॉन्ग है, किस तरह रॉन्ग है, क्या हुआ है? नहीं नेगेटिव नेगेटिव से मिलाया और पॉजिटिव को क्या किया हमने, दोनों पॉजिटिव लग दिए हैं। और इसमें नहीं, ये नेगेटिव नेगेटिव करेंगे तो रॉन्ग कैसे आएगा फिर? ये जो पिछली हमने फिगर बनाई थी, नेगेटिव टू पॉजिटिव, सर उसमें आउटपुट आ रही है सर, आप नेगेटिव आउटपुट आ रही है दोनों पॉजिटिव, हाँ एक नेगेटिव से हमने बाहर निकालनी, समझ रहे, ये बात ठीक है। अच्छा चलें आगे चलें, ये काफ़ी हो गया, बस ये भी वही प्रैक्टिस है, इसको छोड़ें बस आगे चलें। अच्छा ये हमने बैटरी के हवाले से ये देखें, डिफरेंट यूपीएस की बैटरी की सेटिंग बताई हुई है कि आप 12 वोल्ट है तो उसकी 24 वोल्ट बनाना है, तो हम इसको इस तरह कैसे करेंगे, यूपीएस अगर हमारा 24 वोल्ट का है तो दो बैटरी हमने 12 वोल्ट की कैसे करनी है, ये पीछे हमने प्रैक्टिस कर ली, ठीक। अच्छा उसके बाद सोलर फोटोवोल्टिक सेल की बात करें, सोलर सेल। अब सोलर सेल में क्या होता है, आप सिंपल सा इसको समराइज करते हैं, पीएन जंक्शन है, पीएन जंक्शन है सोलर सेल का, और उसके ऊपर एक एन चैनल होता है और पी होता है, पी सबस्ट्रेट, ठीक है। जैसे ही इसके ऊपर लाइट पड़ती है ना, तो इलेक्ट्रॉन जो है ना, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं, इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, और जैसे ही आगे हम बल्ब लगाते हैं तो वही इलेक्ट्रॉन बल्ब के थ्रू या लोड के थ्रू फ्लो होते हैं, तो इसको कहते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी है, यानी सोलर इलेक्ट्रिसिटी इसके ऊपर फ्लो होती है, यानी एनपी चैनल होता है, एनपी जंक्शन या पीएन जंक्शन कह देते हैं। जैसे ही लाइट सोलर एनर्जी इसके ऊपर पड़ती है तो ये जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्साइट पहले होते हैं, अब जैसे ही आप लोड लगाते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन फ्लो होना शुरू हो जाते हैं, तो वो फ्लो होते हैं तो लोड लाइट ऑन हो जाती है। तो ये सिंपल सा बेसिक फिनोमिना है सोलर सेल का, इसकी डिटेल में नहीं जाते, अब ये देखें डिटेल भी है इसकी, एन टाइप का मटेरियल, पी टाइप का, ये सनलाइट है, और इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होने शुरू होंगे, और ये जैसे ही आगे लोड लगाएंगे तो ये देखें इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, तो ये पूरा। अब सोलर सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सोलर सेल को इस तरह एक रेक्टेंगल बनाते हैं और ये इस तरह इसको लाइन लगा के, ये एक सोलर सेल की रिप्रेजेंटेशन है, सही। और इसके क्रॉस जो वोल्टेज है इसको कहते हैं टर्मिनल वोल्टेज, ये इस तरह हम ले लेते हैं, ठीक है। और एफिशिएंसी सोलर सेल की नॉर्मली आजकल कितनी हो रही है सोलर सेल की, 20, 21, 21% या 10%। अगर 20% सोलर सेल की एफिशिएंसी है, इसका क्या मतलब है, अगर इसका मतलब ये है 20% आजकल अगर सोलर सेल की एफिशिएंसी 21, 22, 20 यही है ना, इसी की रेंज। फॉर एग्जांपल एक सोलर सेल आपने लिया, उसकी एफिशिएंसी है 20% इसका मतलब ये है कि अगर 100 वाट की लाइट उसके ऊपर पड़ रही है, सन से 100 वाट की लाइट पड़ रही है, तो 20% का मतलब है कि वो सिर्फ 20 वाट ही हमें दे रहा है, हाँ वो उसकी एफिशिएंसी है, 80% ज़ाया हो रही है। तो अभी तक सोलर सेल जो मार्केट में आए हैं वही 20-21% या इसके आगे पीछे है, या 24 पे भी चले गए कुछ तो एक्स्ट्रा उसमें, तो उससे आप अंदाज़ा लगा लें कि अभी भी हम पूरी सोलर की जो लाइट है या सोलर की जो एनर्जी है उसको हम सोलर सेल के ज़रिए हम तकरीबन 20% या 24% जो है ना उसको वो कर पाए। अभी इतनी लाइट अभी स्टिल टेक्नोलॉजी इज़ इवॉल्विंग के उसको हम कर सकते, ठीक है। अब सोलर के अंदर मैंने आपको ये बताना है कि जो सोलर सेल है ये आपका, जो मैंने शुरू में बताया था कि वोल्टेज सोर्स हो तो कांस्टेंट वोल्टेज देता है, करंट सोर्स हो तो कांस्टेंट करंट देता है, लेकिन ये जो सोलर सेल है ये कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स भी है और करंट सोर्स भी है, यानी ये कांस्टेंट वोल्टेज भी देता है और करंट, ये दोनों है, ठीक है। ये एक नहीं है, मतलब जिस तरह बैटरी है तो वो कांस्टेंट वोल्टेज देती है, बैटरी आप देखें तो वो कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स है, लेकिन इसमें ये कांस्टेंट वोल्टेज भी है और कांस्टेंट करंट है, ये ध्यान में रखना है, यानी आप कांस्टेंट करंट भी ले सकते हैं और कांस्टेंट वोल्टेज भी। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन ये है कि यानी आपने ये जब लगाते हैं तो इसको, इसका ये सर्कल बना दिया आपने, ये इसका करंट सोर्स होगा, ये साथ डायोड लगाते हैं, इसको करंट जो इसको फ्लो होता है, शंट जिसको रेजिस्टेंस हमने कहा था जो करंट फ्लो होगा, और आउटपुट इस तरह टर्मिनल वोल्टेज पे ले लेते हैं, ठीक। तो मैंने जो आपको बताया कि ये इसके अंदर ये डायोड, अब आप देखें इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका यह है कि करंट सोर्स, ये आपने ये सोलर सेल का फॉर एग्जांपल एक मॉडल बनाना है ना सोलर सेल का, तो उसके अंदर आपने चूँकि करंट सोर्स भी है और वोल्टेज सोर्स भी है, तो वोल्टेज सोर्स के लिए हमने रेजिस्टेंस लगाई, सीरीज रेजिस्टेंस, प्रैक्टिकल हम प्रैक्टिकल सोर्स की बात कर रहे हैं सोलर सेल, और पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस लगाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरह आपका एक मॉडल बन जाएगा, ठीक है। ये आपका
इसको कहते हैं डायोड जो है, जो सर्कुलेटिंग करंट है उसको फ्लो करवाने के लिए डायोड, फ्री व्हीलिंग डायोड यूज़ होता है। इसको फिलहाल ये इस तरह ये एक पूरा सिंबल बनता है। अगर आपको पूछ ले कि सोलर सेल का एक प्रैक्टिकल मॉडल बनाए, सर्किट डायग्राम बनाए, तो आप इस तरह बनाएंगे कि करंट सोर्स है, करंट सोर्स के साथ ये डायोड है, डायोड बीच में स्किप भी हो जाए अगर तो करंट सोर्स है, और साथ आपकी पैरेलल में रेजिस्टेंस है और सीरीज में एक रेजिस्टेंस है, और आगे टर्मिनल इस तरह बनेगी। तो अब आप देखें इसकी टर्मिनल वोल्टेज और करंट के दरमियान ग्राफ बनाएं। जब ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ किस तरह आएगा, ये समथिंग लाइक दिस आएगा। यानी आपका आइडियल तो ये बनेगा, यानी वोल्टेज और करंट के दरमियान अगर ग्राफ बनाए तो आइडियल ये बनता है, यानी करंट ये, लेकिन प्रैक्टिकल के अंदर ये थोड़ा ड्रॉप होगा ऐसे, और इधर से भी ये ड्रॉप होगा। ये IRS है, ये सीरीज़ का है जो हमने वोल्टेज सोर्स का अलग देखा था, और ये आपका करंट सोर्स का है जो कि अलग देखा। तो आपको प्रैक्टिकल जो सोलर सेल है वो थोड़ा सा रेड फॉर्म में इस तरह नज़र आएगा। एक्चुअल ग्राफ इस तरह स्क्वायर बनता है, ठीक। ये आप देखें इस एक्चुअल में अंदर ये ऊपर वाला, ये हमने करंट सोर्स के अंदर वो जो शंट रेजिस्टेंस से ड्रॉप निकाला था वो ये है। इधर इधर जो इकट्ठा बना दिया इसलिए वो कन्फ्यूजन हो रही है। उधर हमने सीरीज रेजिस्टेंस का भी इधर अलग बनाया था पहले, फिर शंट का बनाया था, लेकिन इधर शंट का हमने इधर से बना दिया और सीरीज का हमने नीचे, चूँकि नीचे वोल्टेज ले लिया, इकट्ठा बनाना चाह रहे हैं। तो ये प्रैक्टिकल सोर्स में ये समथिंग लाइक दिस। इसमें देखें तो ये जो सोलर सेल है इसके अंदर ये आपको वोल्टेज और करंट, चूँकि कांस्टेंट वोल्टेज लेंगे, मैंने बताया कि सोलर सेल के अंदर क्या है, अगर वोल्टेज कांस्टेंट ले रहे हैं यानी Vm आपकी कोई मैक्सिमम वोल्टेज है कांस्टेंट है, तो देखें ऊपर बढ़ाते जाएं तो आपका क्या होगा, बढ़ाने से करंट बढ़ता जा रहा है। यानी वोल्टेज कांस्टेंट रखें, करंट बढ़ता जाएगा। यानी आप इस पॉइंट पे ले लें तो करंट ये है, वोल्टेज कांस्टेंट है, फिर यहाँ पॉइंट ले लें, करंट ज़्यादा हो गया, वोल्टेज कम, यानी जहाँ करंट बढ़ाना है यहाँ वोल्टेज, इसकी मिसाल ऐसे ही है। कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स कहाँ होगा, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स होगा कि फॉर एग्जांपल आपने सोलर सेल के आगे लगाया है, कोई LEDs लगा दी या कोई लाइट लगा दी फॉर एग्जांपल, और वो लाइट्स हैं 12 वोल्ट की, सारी लाइट्स, एक लाइट है 12 वोल्ट की, दूसरी, तीसरी, चौथी। अब एक लाइट ऑन करेंगे 12 वोल्ट कुछ करंट, दूसरी लाइट ऑन करेंगे पैरेलल में, वोल्टेज कांस्टेंट आएंगे, करंट बढ़ जाएगा। तो यहाँ ये क्या काम करेगा, सोलर सेल करंट को चेंज करता जा रहा है, वोल्टेज कांस्टेंट, ठीक है। और इसी तरह रेसिप्रोकल में अगर करंट बढ़ाना है तो वो आपका इस तरह। अब इसके अंदर 5 पॉइंट होते हैं जो याद रखने वाले हैं। अब आप देखें कि इसके अंदर जो कर्व बनती है प्रैक्टिकल सोलर सेल की, इसके अंदर आप देखें तो एक तो ये है कि जब वोल्टेज मैक्सिमम हो, यानी वोल्टेज मैक्सिमम हो तो मैंने शुरू में बताया कि ओपन सर्किट होता है, यानी रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होती है। तो ये पॉइंट वो है कि जहाँ रेजिस्टेंस इन्फिनिटी है, रेजिस्टेंस इन्फिनिटी का मतलब नो करंट इज फ्लोइंग, तो करंट यहाँ जीरो है, ये देखिए करंट आपका Y एक्सिस पे जीरो है, तो ये ओपन सर्किट वोल्टेज इसको कहते हैं। तो सोलर सेल के अंदर 5 पैरामीटर में पहला क्या हो गया, ओपन सर्किट वोल्टेज। तो ओपन सर्किट वोल्टेज मीन रेजिस्टेंस इन्फिनिटी, करंट जीरो, ऐसे ही है ना, और वोल्टेज मैक्सिमम, तो दैट मैक्सिमम वोल्टेज इज ओपन सर्किट वोल्टेज। ये सोलर सेल को जब आप चेक करेंगे, जब उसके ऊपर लोड नहीं लगाते, डायरेक्ट चेक करते हैं, तो ये वो ओपन सर्किट वोल्टेज होती है। उसके बाद आपका क्या आता है, ओपन सर्किट वोल्टेज, और एक होता है शॉर्ट सर्किट करंट, यानी जब आप शॉर्ट करें तो मैक्सिमम करंट फ्लो होगा, वो शॉर्ट सर्किट करंट होगा। और उस जब मैक्सिमम होता है, शॉर्ट करते हैं, रेजिस्टेंस है जीरो, तो रेजिस्टेंस जीरो का मतलब V/IR, वोल्टेज भी जीरो होगी, तो ये देखिए वोल्टेज जीरो है, शॉर्ट सर्किट करंट मीन मैक्सिमम करंट, और वोल्टेज यहाँ जीरो है, Y एक्सिस पे जीरो, तो ये इसको कहते हैं शॉर्ट सर्किट करंट। तो शॉर्ट सर्किट करंट, ओपन सर्किट वोल्टेज, 2 पैरामीटर हो गए। उसके बाद ये है कि जब आप लोड ऑन करते हैं, लोड कनेक्ट करते हैं, तो वोल्टेज कुछ कम हो जाती है, ड्रॉप हो जाता है, और करंट भी कम हो जाता है। ये जो करंट है, ये वो करंट है जब लोड ऑन करते हैं तो ये जो मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा है ये वो वाला है, और इधर जो आपकी जो वोल्टेज है वो मैक्सिमम वोल्टेज है, ठीक। तो इन मैक्सिमम वोल्टेज और मैक्सिमम करंट के अगेंस्ट आप अगर देखें कोई कर्व में, तो ये एक पॉइंट बनेगा, ये वो पॉइंट होगा जहाँ मैक्सिमम पावर आपको मिलेगी। वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम पावर आएगी ना, तो ये पावर होगी मैक्सिमम पावर। तो ये मैक्सिमम पावर होगी कि आप जब जो है वो जो ये सोलर सेल आपको डिलीवर उस लोड को कर सकते हैं। तो आपने 5 पैरामीटर देखें, ओपन सर्किट वोल्टेज, शॉर्ट सर्किट करंट, ये उसकी नेम प्लेट पे लिखा होता है, और उसके बाद फिर मैक्सिमम वोल्टेज और मैक्सिमम करंट, और मैक्सिमम वोल्टेज और मैक्सिमम करंट ये प्रैक्टिकल पैरामीटर्स हैं, और उसके साथ जो उसकी पावर मिलेगी ये प्रैक्टिकल पावर होगी, मैक्सिमम पावर। ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी। तो अब आप देखें इसके अंदर भी यही एक रिहर्सल करते हैं, यही क्वेश्चन नंबर असाइनमेंट 1 का, क्वेश्चन नंबर 1 था ना, उसका दूसरा पार्ट। चलिए ये करें तो फिर इसको एंड करते हैं।
अब देखें इसके अंदर पैरेलल सीरीज पैरेलल कनेक्शन करते हैं। ये सोलर पैनल है। अच्छा ये देखें, अब एक सोलर सेल, मल्टीपल सोलर सेल सीरीज में बनाते हैं तो एक सोलर पैनल बनता है, या सोलर मॉड्यूल कहते हैं इसको। अब ये 12 वोल्ट का मॉड्यूल बन गया, 8 एम्पेयर 12 वोल्ट। अच्छा अब इनको सीरीज में लगाएं, ये पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव ये आउट किया। अब मुझे वोल्टेज और करंट बताएं कितना होगा। नहीं यार, ये पॉजिटिव नेगेटिव लिखा हो ना, ये सोलर पैनल है, इसका नेगेटिव पॉजिटिव है, ये नेगेटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव को नेगेटिव से मिलाया, पॉजिटिव आउट कर लिया, इसको नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये कितना आएगा 42 वोल्टेज ऐड हो जाएंगे, ऐसी है ना। तो वोल्टेज आपके ऐड हो गए और ये आपका आ गया, और मिनिमम करंट आपका जो भी फ्लो हो रहा है वही फ्लो होता रहेगा, ये आपका। अच्छा उसके बाद देखें, ये मुझे बताएं इसमें टोटल वोल्टेज करंट और पावर बताएं कितनी है इसमें। 100 वाट के पैनल है, वोल्टेज इनकी सेम है 17.9 वोल्ट है, और करंट भी सेम है हर एक का, सारे हमने सीरीज में लगा दिए। तो वोल्टेज सीरीज में ऐड हो जाएगी, कितनी आएगी, कितना आएगा 68 वोल्ट आएगा। अच्छा और करंट कितना आएगा 5.72 होगा, 5.72 होगा, ठीक है। तो ये आपने देख लिया कि ये 71 वोल्ट करंट ये आ गया, और करंट और वोल्टेज को मल्टीप्लाई किया तो ये पावर आपको मिलेगी 409 वाट, ठीक। तो इस तरीके से आप ये निकाल सकते हैं, ठीक। इस तरह ये पैरेलल में है, इसका बताएं मुझे पैरेलल में करंट 4.5 और 7.5 है, ये करंट तीनों ऐड हो जाएंगे, ऐसी है ना। तो तीनों ऐड होंगे तो 16.5 करंट हो गया, वोल्टेज सबकी 21.1 है, ठीक है। और वोल्टेज आप देखें तो सबसे लोअर वोल्टेज 17.3 है, तो वोल्टेज सेम रही। और उसके बाद देखें तो वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई करें तो पावर आ जाएगी। तो इस तरीके से आप निकाल लें, ये बाकी आप दरअसल हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो ये इस तरह का सीरीज पैनल कनेक्शन आप जो है वो डिफरेंट सोलर पैनल्स के आप ये कर सकते हैं। अब ये फिगर में मुझे थोड़ा सा बता दें कि इसके अंदर क्या होगा। ये पहली फिगर में क्या हो रहा है, वोल्टेज ऐड होगी या करंट ऐड होगा, वोल्टेज ऐड होगी इसके अंदर। हाँ ये पैरेलल में कनेक्शन है, ऐसी है ना। और ये जो है वोल्टेज, और इसके अंदर ये नहीं, ये सीरीज में ये वोल्टेज ऐड होगी, ये सीरीज में ये वोल्टेज ही ऐड होगी, लेकिन इन दोनों आपस में पैरेलल में, तो करंट भी ऐड होगा और वोल्टेज भी ऐड होगी, समझ रहे हैं। इस तरीके से आप ये देखेंगे। हाँ बस ये एंड करते हैं आप।